नमस्कार, जय हिंद साथियों। और स्वागत है आपका ध्रुविका कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने, जिसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। स्पेशली आप देखते हैं कि स्टेट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, आपका एलडीसी, यूडीसी, पटवार, टीचर ग्रेड और आपके आरएस के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक एग्जाम में निश्चित रूप से इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन एक या दो क्वेश्चनों के पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि कभी कभार झीलों से एक साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील खारे पानी की है, कौन सी झील मीठे पानी की है। या आपसे एक साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फला फला जो झील है वो किस स्थान पर है। लेकिन वहीं अगर इस झील में थोड़ा सा अगर तरीके से क्वेश्चन बने तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि इस झील की कोई पर्टिकुलर विशेषता है क्या, इस झील को कोई उपनाम दिया गया है क्या, या इस झील में कोई दर्शनीय स्थल है क्या, कोई पर्यटन स्थल है क्या, इस झील के निर्माण के प्रोसेस क्या है, किसने निर्माण करवाया, कब करवाया, या ये कोई विशेषता ऐसी जो कि विश्व स्तर और भारतीय स्तर पर रखती है। तो इन्हीं सभी जो आपके सामने प्रश्न हैं, उनके आंसर अभी इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगे। और प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं राजस्थान की झीलें। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आप झील कहते किसे हैं। तो देखिएगा भाई, झील का तात्पर्य क्या है कि ऐसी जल राशि जो स्थलबद्ध हो क्या कहलाती है, आपकी झील कहलाती है। ऐसी जलराशि जो स्थलबद्ध है वो क्या कहलाएगी, झील कहलाएगी। क्या कहलाएगी, झील। बीच में कहीं पानी इकट्ठा होगा, उसके चारों ओर क्या है भाई, आपका स्थल है, तो आप उसे क्या कहेंगे, तो आप उसे झील कहेंगे। अच्छा, झीलों के कई सारे प्रकार हैं भाई, जिसमें आपने एक मुख्य प्रकार जरूर सुना होगा। हर बार कहीं कंफ्यूजन रहता है। एक तो आपके सामने आता है कि गुरुजी क्रेटर झील क्या है और कालडेरा झील क्या है। तो एक झील का प्रकार है। तो आगे अपन देखेंगे इसमें झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार देखिए भाई, झील का जो पहला प्रकार है वो है क्रेटर व कालडेरा झील। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लेकर लगभग सारे विद्यार्थियों के बीच में कंफ्यूजन बना रहता है। देखिए भाई, क्रेटर झील और कालडेरा झील में क्या अंतर है। क्रेटर झील हो या कालडेरा झील हो, दोनों का संबंध याद रखिएगा ज्वालामुखी से है। किससे है, तो आपके ज्वालामुखी से है। किसका भाई, क्रेटर और कालडेरा दोनों झीलों का संबंध किससे है, ज्वालामुखी से। क्रेटर झील वो झील है जैसे अगर कहीं ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो, कहीं ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो और ये उद्गार होकर ये जो लावा है, ये लावा क्या करेगा भाई, स्थल खंड पर बहेगा या स्थलीय भाग पर बहेगा। अब इस पूरे के पूरे भाग में कहीं अगर एक छोटा सा गड्ढा है और उसमें आगे जब ये ज्वालामुखी शांत या सुसुप्त अवस्था में हो जाएगा, तो इस गड्ढे में अगर कहीं वर्षा जल भर गया तो इस प्रकार की बनी हुई झील क्या कहलाती है, क्रेटर झील कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रेटर झील। जबकि कालडेरा झील क्या है कि इसी ज्वालामुखी के किसी भी क्षेत्र में अगर उस झील का आकार या उस झील का मुहाना या मुंह थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, उस जो स्थान का या उस गड्ढे का मुंह अगर आकार में थोड़ा बड़ा है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, कालडेरा झील बोलेंगे। कौन सी झील बोलेंगे, कालडेरा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पुष्कर झील किस झील का उदाहरण है, तो कालडेरा झील का उदाहरण है। देखिए, कालडेरा झील उसको कहेंगे ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, अब वो ज्वालामुखी लावा है वो क्या है, स्थल भाग पर बहना स्टार्ट हो गया है। ऐसी कैसी कोई सी भी स्थिति आ सकती है जहां पर क्या है
कि लावा क्या है भाई, चारों तरफ इकट्ठा हो गया और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में जब वर्षा जल इकट्ठा होता है तो इस प्रकार की झील क्या कहलाती है, कालडेरा झील। और ऐसी छोटी जो झीलें बनती है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। तो लिखिए साथियों, पहली झील आपके सामने क्रेटर वे कालडेरा झील। कौन सी, तो भाई क्रेटर वे कालडेरा झील। तो ये थी आपकी क्रेटर और कालडेरा झील। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। अगली झील का आपके सामने प्रकार है, वो झील है आपकी बालसन झील। बालसन झील याद रखिएगा कि पहाड़ियों से घिरे जलराशि क्षेत्र या झील को क्या बोलेंगे, तो अपन बालसन झील बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, बालसन झील बोलेंगे। देखिए मान के चलो इधर पहाड़ियां हैं, इस तरफ पहाड़ियां हैं, इस तरफ पहाड़ियां हैं। ये जो बीच वाला जो इलाका है और यहां पर अगर वर्षा जल इकट्ठा होता है तो इस प्रकार की झील को अपन क्या बोलते हैं, बालसन झील बोलते हैं भाई। क्या, कौन सी झील बोलते हैं, बालसन झील। और ध्यान रखिएगा बालसन झील का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आपका सांबर झील। कौन सी झील भाई, सांबर झील। सांबर झील क्या है, आप सांबर झील के आसपास में देखेंगे तो आपको पहाड़ियों का क्षेत्र, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों के बीच में एक निम्न भूमि क्षेत्र है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि गड्ढे के प्रकार की आकृति है। और उसमें जब वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है तो उस प्रकार की झील क्या कहलाती है, बालसन झील कहलाती है। बालसन झील देखेंगे तो जो गिरिपथ क्षेत्र में जो झीलें बनती है ये मुख्य रूप से स्थायी प्रकार की झीलें होती है, अगर इनका थोड़ा आकार बड़ा होता है तो आप ध्यान रखना कि पहाड़ियों से घिरा जो जलराशि क्षेत्र है और या उस प्रकार की जो झीलें हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, तो बालसन झील कहते हैं। देखिए भाई फिर से एक बार झीलों के प्रकार पढ़े। इसमें अपन ने पहली झील पढ़ी है कालडेरा, क्रेटर, और दूसरी पढ़ी है कालडेरा। क्रेटर वो झील है जो ज्वालामुखी में ही या ज्वालामुखी के क्षेत्र में बनती है, लेकिन वो छोटी झीलें हैं। जबकि कालडेरा झील क्या है, तो कालडेरा झील ध्यान रखना कि उस ज्वालामुखी क्षेत्र में जब कोई बड़ी प्रकार की झील बनती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कालडेरा झील बोलेंगे। उसके बाद में अपन ने देखा है बालसन झील, तो पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई भी जो निम्न भूमि क्षेत्र है जहां पर वर्षा जल जब इकट्ठा हो जाता है तो इस प्रकार की झील प्यारे विद्यार्थियों साथियों क्या कहलाती है, तो बालसन झील कहलाती है। तो ध्यान रखना कालडेरा जो झील है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आपकी पुष्कर झील, और जबकि आप देखेंगे तो बालसन झील का उदाहरण है आपकी सांबर झील। कौन सी भाई, सांबर झील। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई आगे एक आपको झील का प्रकार देखने को मिलेगा, वो है पलाया झील। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, राजस्थान की ज्योग्राफी में जब अपन झीलें पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान रखना पलाया झील का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए भाई पलाया झीलें किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में अप्रवाहित द्रोणी वाली अस्थाई झीलें, जो कि कैसी होगी भाई, खारे पानी की होगी। कैसी होगी भाई, खारे पानी की। रेगिस्तानी क्षेत्र में अप्रवाहित द्रोणी वाली जो खारे पानी की झीलें हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं भाई, पलाया झीलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पलाया झीलों की विशेषता क्या है कि एक तो ये क्या होगी भाई, थोड़े ही समय के लिए होगी, फिर जैसे ही आप देखेंगे कि इनका पानी आधा तो जमीन सोख लेती है और आधा जैसे इन पर धूप पड़ती है तो ये वाष्प बनकर क्या हो जाती है भाई, ऊपर उठ जाती है। ठीक बात है। और दूसरी विशेषता पलाया झीलें हमेशा किस प्रकार की होगी, तो खारे पानी की होगी। कैसी होगी भाई, खारे पानी की। अप्रवाहित द्रोणी का संबंध क्या है कि मान के चलो रेगिस्तान में क्या होंगे, ज्यादातर टीले होंगे। क्या होंगे भाई, टीले होंगे। इस प्रकार के कोई क्षेत्र है और इसमें कहीं बीच में निम्न भूमि क्षेत्र है,
जहां पर कहीं आप देखेंगे कि वर्षा जल आकर क्या हो सकता है, एकत्रित हो सकता है। क्या हो जाता है भाई, वर्षा जल एकत्रित हो जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में आप देखते हैं तो दो तीन फैक्टर काम करते हैं, जिनसे मैं आगे डिस्कशन करूंगा कि खारे पानी की झीलें खारे पानी की क्यों है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो वर्षा जल इकट्ठा होगा, तो एक तो ये क्या है कि भाई अस्थायी रहेगा, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि बालू रेत है, ज्यादा समय तक पानी वहां पर टिक नहीं पाएगा। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या रहता है, तापमान भी अधिक रहता है, जिससे यह वाष्पीकरण क्या होता है, तो ज्यादा होता है। और साथ ही में ध्यान रखना कि ये झीलें, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाकों में है, और रेगिस्तानी इलाकों में जो लगभग झीलें पाई जाएगी वो कैसी पाई जाती है, तो खारे पानी की झीलें पाई जाती है। उसके कई कारण हैं, कुछ मीठे पानी की भी झीलें हैं, लेकिन वो उनका क्या है, अपवाद एग्जाम्पल है। तो तीसरी झील अपन ने देखी आपके सामने, पलाया झील। अच्छा, खारे पानी की झीलों से अगली झील जो तैयार होती है वो होती है आपकी लेगून झील। कौन सी झील भाई, लेगून झील। याद रखिएगा कि समुद्र तट या तटीय क्षेत्र में बनी जो खारे पानी की झीलें होती है, खारे पानी की झीलें, ये झीलें आपकी क्या कहलाती है भाई, लेगून झील कहलाती है। देखिए भाई, जैसे आप देखते हैं पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में आप देखते हैं कि इसके तीन ओर क्या है, तो हिंद महासागर है। क्या है भाई, हिंद महासागर। क्या है भाई, हिंद महासागर। तो इस कोस्टल रीजन में कहीं अगर कोई ऐसी झील बने जिसमें ये समुद्र का जल आकर क्या हो जाए भाई, एकत्रित हो जाए, तो इस प्रकार की जो झीलें हैं वो क्या कहलाती है, लेगून झील कहलाती है। और याद रखिएगा साथियों, लेगून झील का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका चिल्का झील। कौन सी झील भाई, चिल्का झील। और इसके संबंध में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भारत की सबसे बड़ी व सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वे सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये आपकी कौन सी झील है, तो चिल्का झील है भाई। कौन सी झील है भाई, चिल्का झील। और चिल्का झील है कहां, तो आपकी ओडिशा में है। और याद रखिएगा कि ये क्या है, लेगून झील है। क्या है भाई, लेगून झील। लेगून झील तटवर्ती जो क्षेत्र है, जो कोस्टल रीजन है, उसमें बनी खारे पानी की झीलें क्या कहलाती है, लेगून झीलें कहलाती है। और साथ ही में ध्यान रखना कि इन्हीं लेगून झीलों को पश्चिमी तट पर, इन्हीं लेगून झीलों को पश्चिमी घाट या केरल वाले क्षेत्र में इन्हें कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, कयाल कहा जाता है। जो पूर्वी घाट है उड़ीसा के तरफ का, उसे वहां अपन जो खारे पानी की जो झीलें उन्हें क्या कहता है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र में या तटवर्ती क्षेत्र में, तो उन्हें अपन बोलते हैं आपके लेगून झील। जबकि जो पश्चिमी घाट पर जो झीलें हैं जो खारे पानी की, उसे अपन क्या बोलते हैं, तो कयाल बोलते हैं। और आप देखेंगे कि जो लेगून झील का सर्वश्रेष्ठ या शानदार उदाहरण आपको कौन सा मिलेगा, तो चिल्का झील मिलेगा। कौन सी झील, चिल्का झील। एक बार फिर से आप देख लेते हैं अपन ने कौन कौन सी झीलें देखी है। पहली झील क्रेटर झील, ज्वालामुखी उद्गार में बनी जो छोटी झीलें हैं, जब ज्वालामुखी ठंडा हो जाएगा उसमें वर्षा जल आकर एकत्रित हो जाता है, बनी झीलें क्या कहलाती है, क्रेटर झील। कालडेरा झील, ज्वालामुखी क्षेत्र में या जहां लावा फैल रहा है उसमें बनी जो थोड़ी सी बड़े मुंह की या बड़े मुहाने की जो झील होगी, उसे अपन बोल देंगे कालडेरा झील। पुष्कर झील किसका उदाहरण है, तो कालडेरा झील का। अगला बालसन झील का उदाहरण है आपका सांबर। पहाड़ियों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, जो बीच में कोई निम्न आपका क्षेत्र है, निम्न भूमि क्षेत्र है, जहां पर आप देखेंगे कि वर्षा जल जब एकत्रित हो जाता है, तो इस प्रकार की जो झीलें हैं वो क्या कहलाती है, आपकी बालसन झील कहलाती है भाई। और बालसन झील का उदाहरण है आपका सांबर झील। पलाया झील बहुत महत्वपूर्ण है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में
जो अप्रवाहित द्रोणी क्षेत्र है उसमें बनी आपकी अस्थायी व खारे पानी की जो झीलें हैं वो क्या कहलाती है? पलाया झीलें कहलाती है। साथ ही में आपने पढ़ा कि लेगून झील जो तटवर्ती क्षेत्र है या कोस्टल रीजन है उसमें बनी जो खारे पानी की झील है वो क्या कहलाती है? आपकी लेगून झील कहलाती है। लेकिन अगर पश्चिमी तट की बात करें या पश्चिमी घाट की बात करें तो इन्हीं लेगून झीलों को अपन यहां पर क्या बोलते हैं, या खारे पानी की झीलों को क्या बोलते हैं? तो कयाल बोलते हैं। चलिए, इतनी बात सबको क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं भाई, राजस्थान में आप सबको पता है, राजस्थान में खारे व मीठे पानी की दोनों प्रकार की झीलें हैं भाई। खारी व मीठी झीलें, दोनों प्रकार की झीलें आपको राजस्थान में मिल जाएगी। अच्छा भाई, मीठी झीलों का तो कोई ऐसा कोई रीजन है नहीं, क्योंकि जहां पर वर्षा जल इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि वर्षा जल की आप देखेंगे कि तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो क्या रहता है? लगभग मीठा रहता है। तो अगर वर्षा जल कहीं पर एकत्रित हो रहा है तो वो मीठा ही होगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कई जैसे लवण की मात्रा उसमें ज्यादा हो जाती है, या आप देखेंगे थोड़ा उसका वाष्पीकरण ज्यादा होता है, नीचे क्या है आपका रेगिस्तानी इलाका हो, तो वो झीलें क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर गौर फरमाइएगा कि राजस्थान में जो खारी झीलें हैं उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका पहला कारण है कि यहां पर टेथिस महासागर का अवशेष है। आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी जितना भी मैदानी प्रदेश है ये किसका अवशेष था? तो टेथिस महासागर का अवशेष है। किसका भाई? टेथिस महासागर का। तो उस महासागर की लवणता का प्रभाव आज भी इस मिट्टी पर है। तो पहला कारण तो हो गया आपका टेथिस महासागर। दूसरा है कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है राजस्थान में, तो ये कच्छ के रण से लवणता लेकर आता है। और ये जो खारा जो नमक है या ये जो खारी मिट्टी है ये या लाकर कहां बिछाता है? तो यहां रेगिस्तानी इलाकों में बिछाता है। अगला इसका कारण है केशवाकर्षण द्वारा। देखिए, आप देखते हैं कि सांबर झील का जो खारे होने का कारण क्या है? सांबर झील के नीचे माइकासिस्ट चट्टाने हैं भाई, माइकासिस्ट चट्टाने। माइकासिस्ट चट्टानों का मतलब क्या हुआ कि ये तो आपका हो गया भाई जमीन, इसके नीचे क्या है भाई? आपके नमक जमा हुआ है या नमक की चट्टाने हैं। क्या है भाई? नमक की चट्टाने हैं। तो जब वर्षा जल जब एकत्रित होता है यहां पर ऊपर, ये क्या हो गया भाई? वर्षा। अब इसका रिसाव किस में होगा? जमीन में होगा। इसका रिसाव किस में होता है भाई? जमीन में होता है। किस में होता है भाई? जमीन में। तो ये ऊपर से जब पानी आ रहा है तब तो मीठा ही है, लेकिन जब इन चट्टानों के संपर्क में आकर ये वापस ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये पानी क्या हो जाता है भाई? खारा हो जाता है। और इसकी वजह से ये झीलें क्या हो जाती है? नमकीन हो जाती है या खारी हो जाती है। तो झीलों के जो मुख्य रूप से खारे होने के कारण क्या क्या है कि एक तो ये क्या है भाई? टेथिस महासागर का अवशेष वाला क्षेत्र है। दूसरा कि दक्षिणी पश्चिमी जब मानसून आता है तो वो लवणता लेकर आता है अपने साथ में। और एक केशवाकर्षण द्वारा भी क्या होता है? तो यहाँ पर आपके जो झीलें हैं वो कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। तो खारी जो झीलें हैं उसके मुख्य 3 कारण राजस्थान में देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ टेथिस महासागर का अवशेष है, दूसरा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कच्छ के रण से लवणता ज्यादा लेकर आता है, और केशवाकर्षण द्वारा भी जो झीलें हैं वो कैसी हो जाती है भाई? खारी और नमकीन। फटाफट इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम की चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जो खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में बहुत सारी महत्वपूर्ण झीलें हैं और उन्हीं में अपन पहली झील पढ़ेंगे आपकी सांबर झील। कौन सी झील भाई? सांबर झील।
ध्यान रखना, इस झील को कहा जाता है ययाति का साम्राज्य स्थल। ययाति का साम्राज्य स्थल। असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य की जो पुत्री थी उसका विवाह हुआ था नरेश ययाति से। किससे हुआ था? नरेश ययाति से। और कहते हैं कि उस दौरान इस जो सांबर वाले इलाके में किसका अधिकार था? तो नरेश ययाति का था। तो इस क्षेत्र को या इस झील को बोला जाता है ययाति का साम्राज्य स्थल बोला जाता है। तो अपन ययाति के साम्राज्य स्थल वाली जो सांबर झील है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए भाई इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली झील कौन सी है भाई? सांबर झील। कौन सी भाई? सांबर झील। देखिए प्यारे बच्चों, सांबर झील को जब अपन देखते हैं तो ये झील आप देखेंगे तो इस लोकेशन पर बनी हुई है भाई। अब आप इसको थोड़ा गौर फरमाइएगा इस पर। इसके इस तरफ आपको मिलेगा कुचामन डीडवाना। कौन सा जिला भाई? कुचामन डीडवाना। इस तरफ आपको जिला मिलेगा जयपुर ग्रामीण। कौन सा जिला भाई? जयपुर ग्रामीण। इधर जो जिला मिलेगा आपका कौन सा मिलेगा? तो अजमेर। कौन सा जिला भाई? अजमेर। और यहां से थोड़ा सा जिला कौन सा है? तो ये दूदू का क्षेत्र है। कौन सा भाई? दूदू का क्षेत्र है। तो आप देखेंगे कि ये जयपुर, अजमेर और कुचामन डीडवाना के क्षेत्र में बनी हुई झील है। कौन सी झील भाई? आपकी सांबर झील। अब इस झील की विशेषताएं देखते हैं। इस झील का निर्माण, कहते हैं इस झील का निर्माण करवाया है वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने, जो कि चौहान वंश के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा कि 1170 ईस्वी का जो बिजोलिया का अभिलेख है, बिजोलिया का अभिलेख, ये बिजोलिया का अभिलेख कहां है? तो बिजोलिया कहां पड़ता है आपका? भीलवाड़ा में पड़ता है भाई। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जो बिजोलिया में एक मंदिर है भाई, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। इस श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर में एक अभिलेख लिखा हुआ है। कब का भाई? 1170 ईस्वी का। कब का लिखा हुआ है? 1170 ईस्वी का। ध्यान रखना, इस अभिलेख को लिखवाया था एक जैन श्रावक थे, लोलक। जैन श्रावक लोलक ने क्या किया भाई? इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर में कौन सा अभिलेख लगवाया? तो आपका ये जो बिजोलिया का अभिलेख अपन बोलते हैं, ये लगवाया। अच्छा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया का जो अभिलेख है इसको उत्कीर्ण किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, इसको उत्कीर्ण या लिखने का जो काम था वो था गुणभद्र का। वो किसका था? तो भाई गुणभद्र का। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, इस बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। तो क्वेश्चन आता है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहने वाला या बताने वाला अभिलेख कौन सा है? तो आपका बिजोलिया का अभिलेख है भाई। कौन सा अभिलेख? बिजोलिया का अभिलेख। और इसी में यह बात लिखी गई है कि सांबर झील का निर्माण करवाने वाला कौन था? तो सांबर का निर्माता वासुदेव चौहान था भाई। सांबर का निर्माता कौन है भाई? वासुदेव चौहान। तो अपने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है कि सांबर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो उस शासक ने करवाया जिसने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की। और वो कौन सा शासक है? तो आपका वासुदेव चौहान। ध्यान रखिएगा साथियों, सांबर झील की जो बनाने वाला या सांबर झील को तैयार कराने वाला जो शासक है वो कौन सा है? तो वासुदेव चौहान। और इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? तो बिजोलिया अभिलेख से। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सांबर की विशेषताएं देखिए आप।
प्यारे विद्यार्थियों, पहली विशेषता यह है राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपकी सांबर झील है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 500 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 500 वर्ग किलोमीटर। इस झील की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है, जबकि इस झील की चौड़ाई 3 से लेकर 12 किलोमीटर है भाई। कितनी है भाई? 3 से लेकर 12 किलोमीटर है। ध्यान रखना, इस झील का विस्तार, इस झील का विस्तार 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वे आप देखेंगे 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। देशांतर के मध्य है। सांबर झील की आप अगर लोकेशन देखेंगे तो जब 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, और आप देखेंगे कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 75 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसके मध्य कौन सी झील है? तो आपकी सांबर झील है। कौन सी झील है भाई? सांबर झील है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे भाई। सांबर झील संपूर्ण भारत का, सांबर झील संपूर्ण भारत का 8.70% नमक का उत्पादन करती है। नमक का उत्पादन करती है। नमक का उत्पादन करती है। कौन सी झील भाई? आपकी सांबर झील। साथ ही में ध्यान रखिएगा इसकी अगली विशेषता क्या है, तो देखिएगा कि सांबर झील में आपके कई सारे दर्शनीय या पर्यटन स्थल है भाई। दर्शनीय या पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे यहां पर एक तो आपका नालीसर मस्जिद है भाई। कौन सी मस्जिद है? तो नालीसर मस्जिद। यहां पर आप देखेंगे तो आपका देवयानी तीर्थ स्थल भी किसमें है भाई? सांबर क्षेत्र में ही है। देवयानी तीर्थ स्थल, और देवयानी तीर्थ स्थल को कहा जाता है तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी कहते हैं। इस जो झील का ये जो देवयानी तीर्थ स्थल है, इस झील में अगर कोई नहा लेता पहले तो उसका कुष्ठ रोग जो होता था उससे उसको निजात मिल जाता था। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है। और जो आपके संत दादू दयाल हैं, संत दादू दयाल, संत दादू दयाल का जो प्रथम उपदेश है वो सांबर में ही दिया गया था। प्रथम उपदेश, तो संत दादू दयाल ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? तो आपका सांबर झील में ही दिया। और साथ में ध्यान रखना कि पीर हिमामुद्दीन की भी ये क्या रही है? कर्मस्थली रही है भाई। आपकी कौन सी भाई? सांबर झील। कौन सी झील भाई? सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर नालीसर मस्जिद है, देवयानी तीर्थ स्थल है। देवयानी तीर्थ स्थल को ध्यान रखना तीर्थों की नानी कहा जाता है। संत दादू दयाल ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया वो किसमें दिया? तो आपके सांबर झील में ही दिया था। और यहां पर पीर हिमामुद्दीन किसे क्या बोला जाता है? कर्मस्थली बोला जाता है। आगे देखेंगे भाई। 1562 में अकबर का विवाह, आप देखेंगे कि हरकाबाई से हुआ। हरकाबाई से
और वो कहाँ हुआ, तो सांबर झील में। सांबर झील के किनारे या सांबर झील क्षेत्र में ही अकबर का क्या होता है भाई, विवाह होता है। अकबर का क्या होता है, तो विवाह होता है। देखिए भाई, अगली विशेषता, यहां पर हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की एक इकाई है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड, इसकी यहां पर स्थापना की गई है। और सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई है आपके 1964 में। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में। और ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की इकाई है, कि ये क्या है भाई, इकाई है, जिसकी स्थापना कब हुई है, तो 1964 में, जो कि यहाँ पर नमक उत्पादन का जबरदस्त कार्य करती है। और ध्यान रखना कि केंद्र व राज्य सरकार का इसमें शेयर, केंद्र व राज्य का शेयर इसमें 60 और आपका 40 है, जिसमें 60% शेयर तो किसका है, केंद्र सरकार का है, और 40% शेयर वो किसका है, तो राज्य सरकार का है। तो सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो बच्चों 1964 में। और सांबर साल्ट लिमिटेड किसकी इकाई है, तो आपके हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की इकाई है। केंद्र व राज्य सरकार का इस सांबर सॉल्ट लिमिटेड में जो रेशियो है वो क्या है, तो आपका 60-40 का है। कितना है, तो भाई 60-40 का है। अब देखिए, इस झील से जुड़ा हुआ थोड़ा सा इतिहास देखना भाई। जब बहादुर शाह जफर का अपने यहां पर अधिकार वो क्षेत्र था, या जब उसका साम्राज्य था, तो उसने लगभग 17वीं सदी के आसपास में इस झील को किसको दे रखा था, तो यहां पर एक स्थानीय नवाब हुआ करता था, उसको दे रखा था। और ये बात आती है 1709 की। 1709 में क्या करते हैं भाई, सांबर जो झील है इस पर अधिकार जमा लेते हैं जयपुर वे जोधपुर दोनों रियासतें मिलकर, ढूंढाड़ और वे आपकी मारवाड़, ये दोनों नवाब पर आक्रमण करते हैं और अधिकार जमा लेते हैं। और ध्यान रखना, 1709 से लेके और आपके जब तक देश आजाद हुआ तब तक ये झील किसके अंडर रहती है, तो जयपुर और जोधपुर के अंडर रहती है। लेकिन ध्यान रखना, 1869 में, कब भाई, 1869 में अंग्रेजों ने इस झील को क्या ले लिया, लीज पर ले लिया। किससे भाई, आपके जयपुर और जोधपुर से। उन्होंने कहा कि नमक का उत्पादन हम कर देंगे, चिंता क्यों करते हो, है ना, बाकी तुम्हें भी दे देंगे, इसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका कुछ परसेंटेज। तो इसका ध्यान रखना कि आपका 1869 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसको क्या ले लिया था, लीज पर ले लिया था। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि 1870 में यहां पर अंग्रेजों ने साल्ट म्यूजियम की स्थापना की, साल्ट म्यूजियम। तो ध्यान रखना, 1870 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा स्थापित है आपका कौन सा, साल्ट म्यूजियम। कौन सा भाई, साल्ट म्यूजियम। कौन सा म्यूजियम, साल्ट म्यूजियम। अब देखिएगा भाई, सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सांबर झील में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां बहुत महत्वपूर्ण, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी है। तो आप अपन ये कह देते हैं, देखेंगे भाई, ये आपकी कौन सी झील है, सांबर झील। कौन सी झील भाई, सांबर झील। इसमें जो गिरने वाली नदियां हैं वो देखना, इधर से एक नदी आएगी, इसका नाम है भाई मेंथा नदी, जो कि कहां से आती है, आपके जयपुर से आती है। कौन सी नदी भाई, मेंथा नदी। सिक्कर से क्षेत्र से एक नदी आती है जिसका नाम है भाई खारी नदी। कौन सी नदी, सॉरी, खंडेला नदी। कौन सी नदी, खंडेला। कौन सी भाई, खंडेला नदी। और यहां जयपुर से होते हुए यहां जो कुचामन डीडवाना भाग वाला भाग है, यहां से प्रवेश करेगी आपकी खंडेला नदी। कौन सी नदी भाई, खंडेला नदी। और यहाँ रूपनगढ़ क्षेत्र से या किशनगढ़ वाले क्षेत्र से एक नदी आकर इसमें मिलती है। कौन सी भाई, रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी भाई, रूपनगढ़ नदी। ध्यान रखना, सांबर झील में जो गिरने वाली नदियां हैं वो है मेंथा, खारी, खंडेला और आपकी कौन सी, तो रूपनगढ़। कौन सी भाई,
रूपनगढ़। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो भाई, यहां से क्वेश्चन आता है कि सांबर झील में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी, तो वो आपकी नदी है मेंथा नदी। कौन सी नदी भाई? मेंथा नदी। वहीं क्वेश्चन ये आता है आपके सामने टाबरों कि सांबर झील में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी, तो वो आपकी है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी भाई? रूपनगढ़ नदी। और लास्ट क्वेश्चन आता है कि सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी, तो वो नदी है आपकी कौन सी? मेंथा नदी है। कौन सी नदी? मेंथा नदी। तो ये आपकी कंप्लीट थी सांबर झील। आइए इसको अपन रिवाइज करते हैं। कौन सी झील भाई? सांबर झील। चलिए भाई, सबसे पहले सांबर झील का अपन ने देखा कि निर्माण किसने करवाया? तो आपके वासुदेव चौहान ने करवाया। किसने करवाया भाई? वासुदेव चौहान ने करवाया। अगली स्लाइड में देखिए, वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया, जो झील आपके कुचामन, डीडवाना, जयपुर ग्रामीण, दूदू और अजमेर के बीच में है। ध्यान रखिएगा, जो वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया, इसका साक्ष्य या इसका प्रमाण अपने को कहां से मिलता है? तो वो प्रमाण मिलता है बिजोलिया अभिलेख से। बिजोलिया अभिलेख 1170 में स्थापित है। जैन श्रावक लोलक ने यहाँ पर शाम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और जिसमें कौन सा अभिलेख लिखवाया? तो इसने आपका बिजोलिया का अभिलेख। इस अभिलेख को उत्कीर्ण करने वाले जो उत्कीर्णकर्ता थे वो थे आपके गुणभद्र। और इस अभिलेख में ध्यान रखना, चौहानों को कहा गया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। सांबर झील का निर्माण इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि सांबर झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो वासुदेव चौहान ने करवाया है। आगे देखेंगे भाई, सांबर झील की विशेषताएं देखें कि ये राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आपका 500 वर्ग किलोमीटर है। और लंबाई इसकी देखेंगे तो लगभग 32 किलोमीटर है, और चौड़ाई देखेंगे तो लगभग 3 से 12 किलोमीटर है। इस झील का विस्तार जब अपन देखेंगे तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि देशांतरीय विस्तार देखेंगे इसका तो 74 डिग्री जो आपका पूर्वी देशांतर है, इससे लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। सांबर झील का जो संपूर्ण भारत में सांबर झील 8.70% पूरे भारत का नमक का उत्पादन करती है। और यहाँ पर प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है वो नालीसर मस्जिद, देवयानी तीर्थ, संत दादू दयाल की ये क्या रही है भाई? उपदेश स्थली रही है। और पीर हिमामुद्दीन की क्या रही है? तो कर्म स्थली रही है। आगे देखेंगे कि 1562 में अकबर का विवाह कहाँ हुआ? तो इसी सांबर झील में ही हुआ। और यहाँ पर सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1964 में, जो कि हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की एक इकाई है। और ध्यान रखना कि यहाँ केंद्र और राज्य का जो शेयर है वो कितना है? तो 60 और 40% का है। आगे देखेंगे कि इस झील को ध्यान रखना कि 1709 से पहले इस झील पर अधिकार एक नवाब का था, जो बहादुर शाह जफर के अंडर काम करता था भाई। अच्छा, उसके बाद में जयपुर और जोधपुर रियासतों ने दोनों ने मिलकर इस नवाब को यहाँ से खदेड़ दिया, और 1947 तक जयपुर और जोधपुर रियासत का सांबर झील पर क्या रहा? अधिकार रहा। साथ ही में ध्यान रखना कि जब अंग्रेज आ गए तो 1969 में अंग्रेजों ने जयपुर और जोधपुर रियासत से इस झील को क्या ले लिया भाई? लीज पर ले लिया। और यहाँ पर ध्यान रखना, सांबर में जो सोल्ट म्यूजियम स्थापित है वो 1870 ईस्वी का है, और वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है।
आगे देखेंगे तो अपन कि सांबर झील में गिरने वाली नदियां, तो इसमें प्रमुख नदियां हैं मेनथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो आपकी रूपनगढ़ है। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो आपकी मेनथा है। और सर्वाधिक जो लवणता लाने वाली भी नदी कौन सी है, तो आपकी मेनथा नदी है। तो सांबर में जो गिरने वाली नदी है मेनथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़। मेनथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़। मेनथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। ये आपके सामने इनकी विशेषताएं हैं कि सांबर झील में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी मेनथा नदी है, दक्षिण की ओर से मिलने वाली रूपनगढ़ है, और सांबर झील में सर्वाधिक जो लवणता लाने वाली नदी कौन सी है, तो मेनथा। अच्छा, एक अंतिम और बहुत शानदार क्वेश्चन देखिए भाई कि 2019 में भारत की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी यहां पर हुई भाई। पक्षी त्रासदी सांबर झील में हुई, और ये किस रोग के कारण हुई, तो इस रोग का नाम है भाई एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म, ध्यान रखना, इस एवियन बोटुलिज्म रोग के कारण यहां पर क्या हुआ था भाई, 2019 में हजारों पक्षी मारे गए थे। और ध्यान रखना कि जो गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस, वे अपने यहां पर है कुरजा, ये यहां पर क्या करते हैं भाई, सहवास के लिए आते हैं। ये क्या करते हैं, यहां पर सहवास के लिए आते हैं, लिए आते हैं। अगली एक लास्ट विशेषता देख लीजिएगा कि 1990 में सांबर झील को राजस्थान की दूसरी रामसर साइट घोषित किया गया भाई। तो ध्यान रखना, सांबर झील राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है, तो इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया, तो 1990 में। 1990 में सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया, घोषित किया गया। तो ये आपके सामने आज थी आपकी सांबर झील। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक या दो बार इसको रिवाइज कीजिएगा, आपके सामने ये सांबर झील से जुड़े हुए अच्छे फैक्ट थे। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।